जय हिंद दोस्तों। आज की पॉलिटी की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग दो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। देखो भाई, पहला टॉपिक यहाँ पर क्या है? कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। पार्लियामेंट की जो बिजनेस प्रोसेस है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, इस पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा। इस पूरे टॉपिक से प्रीवियस ईयर में लगभग 50 प्रश्न आपके बन करके आए हुए हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी टॉपिक के साथ साथ जो सेकंड टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटी। इस टॉपिक से भी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे प्रश्न बनकर के आए और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एस्पिरेंट जर्नलिस्ट टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। क्यों भाई? उनको यही कंफ्यूजन हो जाती है कि एस्टिमेट कमेटी क्या है, प्राक्कलन कमेटी क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं। ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन है, जनरली एस्पिरेंट ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आता है। तो इस क्लास से भी लगभग हम लोग 10 से 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज की पूरी क्लास में करीब 60 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। एक बात और समझो, पिछली कुछ क्लासेस को अगर मैं मिला लूं तो पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा पोर्शन हमने कवर कर लिया है, लेकिन आज भी इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत एक टॉपिक ऐसा है जो कि अभी हमने कवर नहीं किया है। कौन सा टॉपिक है वो एक करंट अफेयर से रिलेटेड। आपको पता होगा पार्लियामेंट का भी एक नए भवन का निर्माण किया गया, नई संसद भवन का हमने यहाँ पर क्या किया है, शुभारंभ किया हुआ है। ठीक है, तो इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, बहुत सारे एरियाज जहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो हम लोग को ये टॉपिक छोड़ना भी नहीं है। चलो एक काम करते हैं, पहले इसी टॉपिक को हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न बन करके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको पता होगा कि जो नई संसद भवन का निर्माण किया गया, ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा का निर्माण आपको पता होगा लुटियंस और वो हर्बर्ट बेकर, इन दो महोदय के द्वारा किया गया था। और अभी वर्तमान में नई संसद भवन का फिर से जब निर्माण किया गया है तो इसका रीडेवलपमेंट यहां पर किया गया। कुछ पोर्शन जो यहां से बनकर के आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इस संसद भवन का जो उद्घाटन है वो 28 मई 2023 को किया गया। कब किया गया? 28 मई 2023 को किया। किसके द्वारा? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आपको पता भी होगा कि इसी बात को लेकर के बहुत सारा विवाद भी उत्पन्न हुआ था कि राष्ट्रपति जी से ये उद्घाटन क्यों नहीं कराया गया है। हालांकि हम विवाद में नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ पर फैक्ट्स याद करना है। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये होगा कि 28 मई 2023 और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखो कि जो लोकसभा है, इस लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो मोर पर आधारित है। किस पर आधारित है? मोर पर आधारित है। और राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो आपका कमल पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, ये बीजेपी वाला कमल नहीं है, ये कमल पर आधारित यहां पर हमने राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा को रखा है। एक पॉइंट यहां पर और ध्यान रखो कि इसी नए संसद भवन का जो प्रांगण है, इस प्रांगण के अंतर्गत आप यहां पर ध्यान दोगे तो यहां पर बरगद, जो कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, इसको भी यहां पर स्थापना किया गया है। ठीक है, तो इसके प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का निर्माण किया गया है। ये जो पूरा भवन है ये 4 मंजिला भवन है। ये कुछ पॉइंट आप लोग यहां पर नोट कर लेना। इसके अलावा अब कुछ पॉइंट और समझते हैं, जैसे कि जो लोकसभा है यहां पर 888 सीटें लगाई गई है, मतलब 888 मेंबर यहां पर आपके बैठ सकते हैं। आपको याद होगा हमने पार्लियामेंट का जब सेक्शन कवर कर रहे थे हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा की अभी वर्तमान में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितनी है। सिमिलर हमने राज्यसभा का भी आंकड़ा देखा था, याद है कि भूल गया? याद होगा तो कमेंट में बताओ कि लोकसभा और राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट प्रेजेंट टाइम में कितनी है। ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है। जो अभी नई लोकसभा भवन का निर्माण किया गया है इसमें 888 सीट की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से जो राज्यसभा है इसमें 384 सीट की यहां पर व्यवस्था की गई है। ठीक है, मतलब कि भविष्य में अगर कभी भी लोकसभा या राज्यसभा में सीटों का विस्तार किया जाएगा तो जितने भी मेंबर बढ़े ये नई संसद भवन उनको अपने यहां पर ऑक्यूपाई उनका सुनिश्चित कर सकती है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब कुछ बातें और समझो भाई। इस जब नई संसद भवन का निर्माण किया गया तो प्रतीक के तौर पर यहां पर क्या किया गया? एक सिंगोल की स्थापना किया गया। सिंगोल की स्थापना किया गया। सिंगोल क्या है भाई? तो सिंगोल दरअसल जब भारत आजाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को, तो एक तमिल मठ था, तमिल शैव मठ था जिसका नाम था थिरुवदुथुराई आधीनम। आप यहां पर नोट भी कर सकते हो सके तो इससे प्रश्न बनकर के आ जाए, थिरुवदुथुराई आधीनम। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस कर रहा हूं, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थिरुवदुथुराई आधीनम ये जो तमिल शैव मठ है, इस शैव मठ ने श्री राजगोपालाचारी जी के सुझाव पर एक सेंगोल, सेंगोल क्या था? तो दरअसल चोलों के टाइम पर जो सेंगोल होता था वो राजा के शासन का, राजा के सत्ता का प्रतीक होता था। जब राजा चेंज होता था तो सिंगोल को एक राजा से दूसरे राजा पर शिफ्ट किया जाता था, ये होता था सिंगोल। इसी सिंगोल के अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर शिव और बैल, जो नंदी बैल है, उनका यहाँ पर चित्र बना हुआ है। ये सिंगोल किस बात को रिप्रेजेंट करता है? तो नीति परायणता, जो राजा है, जो सत्ता पर बैठा हुआ, जो सरकार है,
वो नीति परायणता को फॉलो करे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट थे जिनको कि आप लोगों को याद करना चाहिए। जब सेंगोल की स्थापना 14 अगस्त 1947 में किया गया था, तो वो जो सेंगोल था, ध्यान रखना, वो अंग्रेजों से भारतीय सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। इसलिए इस सिंबल की स्थापना प्रेजेंट टाइम में की गई है। एक दरअसल एक मैसेज है जो हम लोग देना चाहते हैं। तो ये कुछ बातें आप लोग यहां पर ध्यान रखना। आई होप कि जितने पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए ये पार्लियामेंट के नए टॉपिक के संदर्भ में आपके सिलेबस को यहां पर कवर कर देगा। ठीक है, चलो भाई अब स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। देखो आज का तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है, देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से क्या कह रहा है। ठीक है, मैं एक एक करके चीजों को स्टार्ट करूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही है, क्लासेस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि देखो यार, मतलब मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, हम लोग की टीम बहुत ज्यादा एफर्ट करी, मतलब जितना एफर्ट हम लोग कर सकते हैं अपने लेवल पे कर रहे हैं। अब केवल एक चीज की कमी है, वो है आपके एफर्ट की। आप कितना एफर्ट करते हो अपने प्रिपरेशन में, कितना मेहनत करते हो, कितना डेली समय निकाल के पढ़ाई कर रहे हो, यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बचता है जिससे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस बात को कंटिन्यू करो, हम लोग यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, जो स्पेशल एड्रेस होता है प्रेसिडेंट का, उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया गया है। आपको पता होगा राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण करता है। जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम की महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने भी विशेष अभिभाषण किया। कब? जब नई लोकसभा भवन, नया जो लोकसभा का गठन किया गया है, तब एक विशेष अभिभाषण यहाँ पर स्पेशल इनका एड्रेस कराया गया। याद है कि भूल गया आप लोगों को? अब यहां पर ध्यान देना, इसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात, मतलब जनरल इलेक्शन के पश्चात, प्रथम सत्र जो पहला सेशन होगा उसमें, और प्रत्येक वर्ष के पहले सेशन में संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग को संबोधित करता है। अगर आप करंट अफेयर्स से न्यूज में अवेयर होगे तो आपने जब लोकसभा का पूरा अभी नया गठन किया गया था, आपने वहां पर देखा होगा प्रेसिडेंट ने जनरल इलेक्शन के पश्चात पहले सेशन में जाकर के संबोधन दिया था, ज्वाइंट सेशन को, ज्वाइंट सिटिंग को। ठीक है, तो वही बात यहां पर कही जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट यहां पर सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट अपने एड्रेस में पार्लियामेंट को उसके आह्वान के कारणों, मतलब उसको बुलाने के कारणों के विषय में सूचित करता है। ये बात भी यहां पर सही है। ये प्रेसिडेंट का दायित्व है कि अगर अभिभाषण स्पेशल एड्रेस के लिए बुलाया जा रहा है तो वो बताएगा कि क्यों इस सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात यहां पर सुनिश्चित की जाती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इस संदर्भ में सही दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो गया? सी विकल्प 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। 2021 में ही ये प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं भारत के पार्लियामेंट की बात करूं तो भारत का पार्लियामेंट किससे किससे मिलकर के बना रहता है? चार विकल्प है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा और उपराष्ट्रपति। आपको एक बात याद होगा, हमने पार्लियामेंट के पूरे टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो पार्लियामेंट होती है वो तीन पार्ट को मिलाकर के बनाई जाती है। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 79 में इस बात को मेंशन यहां पर किया गया है। किसमें मेंशन किया गया है? आर्टिकल 79 के अंतर्गत। यहां पर ध्यान बस ये रखना कि जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो संसद के किसी भी सदन का, मतलब लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी का भी मेंबर यहां पर नहीं होता है। कई बार एस्पिरेंट ये गलती करके आते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो ना तो लोकसभा का मेंबर है ना तो राज्यसभा का मेंबर है, लेकिन संसद के निर्माण में, संसद जो मिलकर के बनती है उसमें तीन पार्ट शामिल होते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति भी यहां पर शामिल होता है। ये आर्टिकल 79 के अंतर्गत मेंशन है, तो इस बात को यहां पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार पार्लियामेंट की बैठक होना आवश्यक है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात को सुनिश्चित किया गया, एक बात को मेंशन किया गया, कहा यह गया है कि जब भी बैठक होगा तो अंतिम बैठक और दूसरी बैठक, इन दोनों के मध्य में कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए। मतलब कम से कम नहीं, सॉरी, अधिक से अधिक, ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ का गैप यहां पर हो सकता है। इस बात को सुनिश्चित किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम 6 महीने, मतलब 12 महीने जब हो रहे हैं आपके पूरे एक साल में, तो कम से कम 2 सेशन तो यहां पर अनिवार्य ही है। 2 सेशन से कम नहीं कर सकती कभी भी सरकार। ठीक है, हमारे यहाँ पर 3 सेशन होता है, समर, मानसून और विंटर सेशन। ठीक है, तो ये तीनों बातें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना।
तो 2 बार मिनिमम यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है कि ये सेशन बैठे ही बैठे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पार्लियामेंट के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनमें कौन कौन सम्मिलित है। तो भाई लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर शामिल होगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष वो भी यहाँ पर शामिल होगा, जो महासचिव है लोकसभा का वो भी शामिल होगा, और जो राज्यसभा का सभापति है वो भी यहाँ पर शामिल होगा। तो ये चारों के चारों जो है ये संसद के अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं, पार्लियामेंट के अधिकारी के तौर पर यहाँ पर जाने जाते हैं, ये बात ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि बिना अनुमति के कितने दिन पार्लियामेंट से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित अगर रहता है तो उसको पार्लियामेंट से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी शर्त है, लेकिन इस शर्त में बस एक कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है। ऐड ये है कि जो 60 दिन का कैलकुलेशन होता है ना, उस कैलकुलेशन में इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि अगर संसद नहीं चल रही है, ठीक है, या फिर अगर संसद 4 दिन से ज्यादा तक स्थगन किया गया संसद का, तो उस डेज को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है, बाकी सभी डेट को हम लोग काउंट करते हैं। और 60 दिन ये गैप अगर इससे अधिक हुआ तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा, और ऐसा हो भी चुका है। कब हुआ है ये बात देखो, यहाँ पर दे भी रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि वर्ष 2000 में पंजाब से एक निर्दलीय सांसद आए थे राज्यसभा में, उनका नाम था बरजिंदर सिंह हमदर्द, ठीक है, हमदर्द थे ये। अब इनका हमदर्द क्या हुआ कि ये 60 दिन तक बिना बताए, बिना किसी अनुमति लिए अनुपस्थित रहे थे, इस कारण से इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, अयोग्य घोषित यहां पर कर दिया गया था, ठीक है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है जो लाभ का पद है, ठीक है, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट जो है, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है कि ये पद लाभ का है या तो नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प देखो, इस संदर्भ में 2 केस होता है, मैं आपको दोनों केस समझा दे रहा हूं। पहला केस यहाँ पर ये होता है कि भाई किसी पद को, वो पद लाभ का पद है अथवा नहीं है, इस बात का डिसीजन संसद अथवा राज्य विधानसभा यहाँ पर लेती है। अगर केंद्र की बात हम करें तो केंद्र के संदर्भ में संसद लेती है, और राज्य के संदर्भ में जो राज्य की विधानसभा होती है वो इस बात को डिसाइड करती है कि फलाना पद जो है वो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं है, लाभ का पद है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन केस 2 क्या होता है भाई, केस 2 ये होता है कि मानो अगर किसी बात को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया कि ये पद लाभ का पद है अथवा नहीं पद है, इस संदर्भ में केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल इस बात का फाइनल डिसीजन करेगा कि फलाना पद इसका लाभ का पद है कि नहीं पद है। और इस संदर्भ में जो राष्ट्रपति होगा वो इलेक्शन कमीशन से सलाह यहाँ पर ले सकता है, ठीक है। दरअसल उसकी सलाह यहाँ पर बाध्यकारी भी होती है। ये भी बात आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। देखो मैं आपको कुछ बातें समझा दे रहा हूँ कि लाभ के पद का जो निर्णय होता है वो सामान्य तौर पर संसद अथवा विधानमंडल करती है, लेकिन अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया, ठीक है, उस विवाद के संदर्भ में जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचन आयोग की सलाह पर कार्य करेगा, और वहीं पर राज्य जो होगा वो राज्यपाल होगा वो भी निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्य के आधार पर, ठीक है, लाभ के पद का डिसाइड यहाँ पर करेगा। तो इस प्रश्न में अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो 2 विकल्प यहाँ पर चल जा रहा था, जैसे संघीय संसद भी और राष्ट्रपति और राज्यपाल भी। तो ऐसे प्रश्न अपवाद कभी कभी आयोग दे देता है, तो परेशान मत होइएगा, ये दोनों पॉइंट आप लोग बस याद यहाँ पर रखना है, ठीक है, कि लाभ के पद के संदर्भ में दोनों बातें सही हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल भी करते हैं, और संघीय संसद और राज्य विधानमंडल है वो भी इस बात को यहाँ पर डिसाइड करती है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। देखो विशेषाधिकार जो होता है ना, जो प्रिविलेजेस होते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो विशेषाधिकार होता है वो होता है व्यक्तिगत, ठीक है, और दूसरा होता है सामूहिक। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये विशेषाधिकार जो, ये प्रिविलेज जो है वो व्यक्तिगत आधार पर दिया गया है या सामूहिक आधार पर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको कुछ सामूहिक विशेष अधिकार समझाता हूं, समझना। पार्लियामेंट चाहे तो ये बात डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी जो बहस होगा, जो उसका यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, वो डिस्कशन, उसका जो पूरी कार्रवाई है, जो उसका बिजनेस प्रोसेस चल रहा है, वो उसके प्रकाशन को रोकने का विशेष अधिकार पार्लियामेंट को यहाँ पर दिया गया है। तो ये क्या हो गया, ये संसद का, पूरे पार्लियामेंट का एक प्रिविलेज हो गया। ये किसी व्यक्तिगत प्रिविलेज नहीं है, पूरे पार्लियामेंट का प्रिविलेज है। और क्या प्रिविलेज है भाई, देखो अगर सदन चाहे तो किसी अपरिचित व्यक्ति को, मतलब अगर आप मुंह उठा करके जा रहे हो कि यार मुझे बैठना है यहाँ पर, तो अगर सदन चाहे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा सकती है, और साथ ही साथ अगर सदन चाहे तो गुप्त बैठक का भी आयोजन यहाँ पर कर सकती है। जरूरी नहीं कि लोकसभा या फिर संसद की टीवी चैनल पर उस बैठक को दिखाया जाए, ठीक है, गुप्त बैठक का भी आयोजन यहाँ पर कर सकती है। इसके अलावा देखो भाई, अगर सदन चाहे, ठीक है, सदन चाहे तो किसी भी बाहरी व्यक्ति को मतलब भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन या निश्चित अवधि के हेतु कारावास
से सदन की अवमानना हेतु दंडित भी कर सकती है। ये भी सामूहिक विशेषाधिकार है, किसी व्यक्तिगत विशेषाधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया है। व्यक्तिगत अधिकार क्या होता है भाई? देखो, व्यक्तिगत अधिकार का मतलब ये होगा कि आपको किसी विशेष चीज से छूट दी गई है कि अगर आप पार्लियामेंट के कार्य संचालन के अंतर्गत हो तो आपको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मानो आपको यहाँ पर एक छूट दिया गया, तो ऐसी छूट, ठीक है, जैसे कि साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, मतलब गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, ये आपका व्यक्तिगत आपको प्रिविलेज यहां पर दिया गया। ये सामूहिक प्रिविलेज नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो सामूहिक प्रिविलेज क्या है? सामूहिक प्रिविलेज है चर्चा में प्रक्रिया की स्वतंत्रता, चाहे तो संसद ये करा सकती है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार इसको दिया गया है। अपरिचितों को सदन से बाहर करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, कंफ्यूजन बस ये होता है कि कौन से प्रिविलेज सामूहिक है और कौन से प्रिविलेज व्यक्तिगत है। तो जो चीज बहुत सारे लोगों को, मतलब पूरे के पूरे सदन को प्रभावित कर रही है, वो सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत यहाँ पर आती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, कि संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा संसद के किसी कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? संसद को अधिकार देने के संदर्भ में ये एक प्रस्ताव रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कि आर्टिकल 122 के माध्यम से, आर्टिकल 122 के माध्यम से ये बात सुनिश्चित किया गया कि जो कोर्ट है वो कोर्ट पार्लियामेंट की किसी कार्यवाही के संदर्भ में जांच नहीं कर सकती है। ये बात यहां पर मेंशन किया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 122 ध्यान रखना। आर्टिकल 123 आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या होता है? याद है कि भूल गया? जल्दी से कमेंट में बताओ कि आर्टिकल 123 जो हमने डिस्कस किया था, ये क्या आर्टिकल है, इस संदर्भ में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है। आर्टिकल 122 आपने आज यहाँ पर देख लिया। अब देखो भाई, जो पार्लियामेंट है वो राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। कब कब? मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था कि देखो, कुछ 5 ऐसी असामान्य कंडीशंस होती है, ठीक है, जिस कंडीशन के संदर्भ में संसद जो होती है, जो पार्लियामेंट होती है, वो राज्य सूची के विषय के संदर्भ में कुछ कानून बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट के टॉपिक के संदर्भ में कुछ कानून बना सकते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर क्या था कि अगर राज्यसभा कुछ संकल्प पारित करके ये कह दे कि ये जरूरी है, तो पार्लियामेंट बना सकती है स्टेट लिस्ट के किसी टॉपिक पर कानून। सेकेंड, अगर इमरजेंसी हो, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, उस कंडीशन में भी क्या कर सकती है? पार्लियामेंट कानून बना सकती है। थर्ड, जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से इस बात का अनुरोध करें कि आप इस विषय के संदर्भ में कानून बना दो, तो पार्लियामेंट यहां पर ये काम कर सकती है। चौथा, कि अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू करना हो, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना हो, उस संदर्भ में पार्लियामेंट राज्य सूची के किसी विषय के संदर्भ में कानून बना सकती है। या फिर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हो, राष्ट्रपति शासन लगा हो, तो उस संदर्भ में भी क्या है कि पार्लियामेंट राज्य सूची की स्टेट लिस्ट के उस टॉपिक के संदर्भ में कानून का निर्माण कर सकती है। ये बातें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, कह रहा कि संसद राज्य सूची के संबंध में कानून बना सकती है कब? राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं भाई, राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे, ये बात सही। आर्टिकल 249 आपने डिस्कस भी किया अभी यहाँ पर, क्या कि राज्यसभा अगर ऐसा कोई संकल्प पारित कर दे तो हम इस काम को यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर अगला भी है कि संविधान की जो विषय सूची है, जो सब्जेक्ट लिस्ट है, उस लिस्ट में विषयों के अतिरिक्त, जैसे मानो इस लिस्ट में 3 प्रकार के टॉपिक शामिल किए गए। ठीक है, एक जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर लिस्ट, केंद्र सूची। दूसरा इसको हम लोग कहते हैं स्टेट लिस्ट या फिर राज्य सूची। और तीसरा कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची, मतलब कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी हुई है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो इन लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं, तो उस टॉपिक के संदर्भ में कानून कौन बनाएगा, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपको पता है भाई, जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, जो कि इन सब किसी भी टॉपिक में मेंशन नहीं की गई रहती हैं, ठीक है, उन उस टॉपिक के संदर्भ में जो पार्लियामेंट होती है, जो संसद होती है, वो कानून का निर्माण यहाँ पर करती है। क्या करती है? कानून का निर्माण यहाँ पर करती है। क्लियर हो गया? अब देखो भाई, पार्लियामेंट के बिजनेस प्रोसेस के संदर्भ में कुछ बातें ध्यान रखो। हमारी संसद ने ना कई सारे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज, कुछ नवाचार लेकर के आया है प्रोसेस के अंतर्गत, जिसको पूरे विश्व देख रहा है। मतलब ये कहीं पर इससे पहले नहीं था, औपचारिक रूप से कहीं पर है भी नहीं। ठीक है, अपने यहाँ पर भी औपचारिक रूप से नहीं है संविधान के अंतर्गत, लेकिन कुछ है, जैसे कि जीरो आवर। अब जीरो आवर क्या होता है समझते हैं थोड़ा सा। देखो, जीरो आवर, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो मैं लोकसभा से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। लोकसभा में क्या होता है ना कि सबसे पहले लोकसभा में क्वेश्चन आवर होता है। क्या होता है? क्वेश्चन आवर होता है।
और ये जो क्वेश्चन आवर लोकसभा में होता है ये आपका चलता है 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक। ठीक है, 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक के मध्य में क्वेश्चन आवर चलता है। इस क्वेश्चन आवर के पश्चात एक आवर स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं जीरो आवर, और ये लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ, ये दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक के मध्य में चलता है। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि राज्यसभा के संदर्भ में कुछ यहाँ पर चेंज किया गया, जैसे कि राज्यसभा में सबसे पहले होता है जीरो आवर। राज्यसभा में सबसे पहले क्या होता है, जीरो आवर होता है, और उसके पश्चात आप लोगों का होता है क्वेश्चन आवर। उसके पश्चात क्या होता है आप लोगों का, क्वेश्चन आवर। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखना, प्रश्नकाल जो लोकसभा में होता है वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, और उसके पश्चात आप लोगों का जीरो आवर। जबकि राज्यसभा में जो प्रश्नकाल होता है वो 12 बजे से 1 बजे तक होता है, और उससे पहले आप लोगों का जीरो आवर यहाँ पर सुनिश्चित हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, देखो क्या लिखा हुआ है कि जो जीरो आवर है वो भारतीय संसदीय व्यवहार है, एक इनोवेटिव आइडिया है जो कि इंडियन पार्लियामेंट का है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं शून्यकाल। इसकी अवधि मैक्सिमम 1 घंटा होती है। ठीक है, और लोकसभा में ये जो ड्यूरेशन होती है वो होती है दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक। इससे पहले लोकसभा में क्वेश्चन आवर आप लोगों का हो चुका रहता है। ठीक है, प्रश्न आवर आप लोगों का यहाँ पर जो होता है वो हो चुका रहता है। प्रश्न घंटे के पश्चात आप लोगों का शून्य घंटा होता है, यहाँ पर जीरो आवर होता है जो कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। राज्यसभा में पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया, राज्यसभा में इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया, और राज्यसभा में ध्यान दीजिएगा आप लोग, राज्यसभा में अब पहले क्या कर दिया गया, जीरो आवर कर दिया गया। ठीक है, जो कि 11 बजे से 12 बजे तक होता है, और इसके पश्चात क्वेश्चन आवर होता है जो कि 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है, दो पॉइंट यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीरो आवर की भूमिका समझना क्या है, देखो जीरो आवर का मतलब ये होता है ना कि इस संदर्भ में हमने कोई बहुत डिसीजन नहीं लिया कि यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं जीरो आवर में। तो जो बहुत विशेष महत्व के टॉपिक होते हैं, ठीक है, विशेष महत्व के जो बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं पर संसद आपस में डिस्कशन कर सकती है, मंत्रियों से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा सकते हैं, और उनका उत्तर यहाँ पर लिया सकता है। ठीक है, ये शून्य आवर का, जीरो आवर का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो दो बातें क्लियर हो गई, जीरो आवर क्या है और क्वेश्चन आवर क्या है। आई होप कि दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें थी, बस वो जो घंटा है ना, वो घंटा मैंने इसलिए याद करा कि कई बार ये चीज गलती कर जाती है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में कहीं पर मेंशन है नहीं। ठीक है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा इसमें रूल नहीं है, जो चीजें फॉलो होती है परंपरा के अंतर्गत चल रही होती है, वो परंपरा हम लोग को यहाँ पर समझनी है। तो परंपरा मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या चीजें भी चल रही हैं। अब देखो भाई, कह रहा कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस जो जनरल डिबेट होता है निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है। देखो लोकसभा का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कार्यों का। उस प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले किसी विधेयक पर प्रथम वाचन होता है, पहली बार रीडिंग होती है उसकी। तो जब पहली रीडिंग होती है उसका मतलब ये होता है कि विधेयक की प्रस्तुति की जा रही है, उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, किसी मंत्री के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, उस प्रस्तुति के पश्चात उसका होता है सेकंड वाचन। ठीक है, और सेकंड वाचन जब हो रहा होता है ना, तब जाकर के इस पर हम लोग जनरल डिबेट यहाँ पर करते हैं। तो किसी भी विधेयक पर जो डिस्कशन होता है, जो जनरल डिबेट होती है, वो होती है सेकंड वाचन के टाइम पर, द्वितीय वाचन के पश्चात। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस विधेयक को समितियों के पास भेज देते हैं या फिर पारित करते हैं, जो भी होता है, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस होता है। सेकंड वाचन में हम लोग जनरल डिबेट यहाँ पर इस टॉपिक संदर्भ में कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कि टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखो भाई, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि संसद की जो ज्वाइंट सिटिंग है उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया गया। ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है भाई, लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ बैठ करके किसी मुद्दे पर डिस्कशन कर रही है। जनरली डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर बिल्कुल नहीं हो सकता है, या फिर ये आपका जो मनी बिल होता है इस संदर्भ में बिल्कुल नहीं हो सकता है। मतलब कि केवल और केवल साधारण विधेयक के संदर्भ में, ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल साधारण विधेयक के संदर्भ में हम लोग ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते हैं। ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, तो बुलाता है प्रेसिडेंट। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो याद मैं आप लोगों को पहले ही करा दे रहा हूं। देखो भाई, कह रहा कि आर्टिकल 109 कुछ दफाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। 109 नहीं, ध्यान रखना, आर्टिकल 108, 108 माला जो है ना, 108 माला। ठीक है, ये जो माला है ये आपका ज्वाइंट सिटिंग की बात करती है, ये आपके संयुक्त बैठक की यहां पर बात करती है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करता है आप लोगों का लोकसभा स्पीकर। ये कौन सा आर्टिकल है, ये है आर्टिकल आपका 118। हमने सब डिस्कस किया हुआ है, कोई नया टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, पिछली क्लास में डिस्कस किया था, होश में रहना। ठीक है, दूसरी बात, क्लास करने आने से पहले जो भी आपने भांग का सेवन किया है ना, उस भांग के सेवन को छोड़ करके आना है। क्लास में अपनी बुद्धि लेकर के आनी है। फालतू के जितने भी विचार हैं, फालतू के जितने भी आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, सबको छोड़ करके आओ।
ज्यादा बेटर रहेगा कि आप क्वेश्चन को आंसर यहाँ पर अच्छे से समझ पाओगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो 118 और 108 ये ज्वाइंट सिटिंग संदर्भ में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आपने देखा कि पहला आर्टिकल, पहला जो स्टेटमेंट था वो गलत दिया हुआ था, क्योंकि 109 नहीं 108 होगा। ठीक है, तो पहले को एलिमिनेट कर दो, सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों को सही है, आंसर इजिली यहाँ पर आ गया। पिछले साल का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, कंफ्यूजन मत होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयोग अब पूछना स्टार्ट कर दिए। ऐसे सेकंड दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आयोग अब पूछ रही है, तो इनकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन पार्लियामेंट के दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है? लोकसभा का स्पीकर। इतना सिंपल क्वेश्चन देते हैं। कह रहा कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? देखो, जो ज्वाइंट सिटिंग हुआ है ना हमारे यहाँ पर, उस ज्वाइंट सिटिंग संदर्भ में 3 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। 3 ज्वाइंट सिटिंग है, तीनों को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, 1961, 1977 और नहीं 1961, 1978 और 2002। ठीक है, 2002 तीनों याद करो। देखो भाई, जो पहला था वो डोरी के संदर्भ में आया था। ठीक है, डोरी प्रिवेंशन के लिए, दहेज रोकने के लिए हमने यहाँ पर संयुक्त बैठक की स्थापना किया था। ठीक है, कितना कारागार रहा आपको पता ही है, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब हंसी आएगी बताऊंगा तो। ठीक है, कि दहेज हमारे देश में कितना बैन हो चुका है, कितना बंद हो चुका है, इसका तो नमूना आप सबको पता है। मतलब ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। यूट्यूब इंस्टाग्राम ओपन करो तो आपको ऐसे ऐसे रील्स देखने को मिलते हैं जहां पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि इतना दहेज मिल रहा है। ठीक है, मतलब प्रॉपर अनाउंसमेंट होता है। जनरली राजस्थान कल्चर में आप इसे देखोगे, ये चीज़ आपको दिखती है भाई। बिहार कल्चर में ऐसी चीज़ें हैं, दिखती ही हैं। ठीक है, यूपी में भी है, ये कोई बहुत समस्या थोड़ी है। यहाँ पर भी चल ही रहा है और खुलेआम चल रहा है, सबको पता है। लेकिन मतलब कानून बनाया गया था तो डॉरी के लिए 1961 में हमने यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई थी। इसके बाद बैंक अधिनियम के लिए, ठीक है, तो बैंकिंग के लिए हमने 1978 में एक ज्वाइंट सेटिंग की थी और 2002 में हमने टेररिज्म के लिए, ठीक है, आतंकवाद के लिए कानून बनाया था, तो इसके लिए यहाँ पर ज्वाइंट सेटिंग की थी। ठीक है, तो ये डीबीटी याद रखना है आप लोगों को। डीबीटी क्या? डोरी बैंकिंग टेररिज्म। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ज्वाइंट सेटिंग के संदर्भ में ये 3 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान रखिएगा आप लोग, 61, 78 और 2002। क्लियर है? अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना, मतलब कि बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब कि विधि के प्राधिकार के बिना, बिना किसी अथॉरिटी के, लॉ की अथॉरिटी के कोई कर नहीं लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया सकता है। ये संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है कि टैक्स शेल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ। ठीक है, केवल अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा ये काम किया जाएगा। किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये है आर्टिकल 265। ध्यान रखना, आर्टिकल 265 के अंतर्गत इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि जो भी कर आरोपित किया जाएगा वो केवल विधि प्राधिकार के माध्यम से ही किया जाएगा या फिर संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसी संदर्भ में आप लोग 2 आर्टिकल यहाँ पर और याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो भाई, आर्टिकल 266, 267। ठीक है, 266 आर्टिकल क्या है? 266 आप लोग कहता है संचित निधि के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? संचित निधि। ठीक है, देखो 3 प्रकार के फंड होते हैं सरकार के पास। एक जिसको हम कहते हैं संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, आर्टिकल 266। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर आता है एक जिसको हम कहते हैं आकस्मिकता निधि, मतलब कंटीजेंसी फंड। ठीक है, आकस्मिकता निधि। और आर्टिकल 266 में ही एक और फंड बताया गया है जिसको हम कहते हैं लोक लेखा फंड, मतलब पब्लिक अकाउंट फंड। ठीक है, वो भी आर्टिकल 266 के अंतर्गत ही मेंशन यहाँ पर किया गया है। तो 3 अनुच्छेद आपने अभी लाइन से देखा। 265 क्या कहता है कि किसी भी अथॉरिटी ऑफ लॉ, इसके बिना, मतलब विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी टैक्स ना तो लगाया जाएगा ना ही कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 265 याद हो गया। आर्टिकल 266 क्या कह रहा है कि 2 प्रकार के फंड यहाँ पर मेंशन है, एक कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि, दूसरा पब्लिक अकाउंट फंड, मतलब लोक लेखा फंड। ठीक है, तो ये 2 फंड ध्यान रखो। आर्टिकल 267 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कंटिजेंसी फंड, ठीक है, आकस्मिकता निधि जो होगी उसको यहाँ पर बताया गया है। क्लियर हो गया? अब देखो, इस 3 टॉपिक संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि संचित निधि, मतलब वही आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड कि अगर धन निकालना है तो उसके ऊपर किसका नियंत्रण है? सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट का नियंत्रण। ठीक है, तो संचित निधि से अगर किसी भी फंड को निकालना होगा तो आपको विनियोग अधिनियम जो होता है उसको यहाँ पर पारित करना पड़ेगा और उसको पारित करने के पश्चात ही आप यहाँ से फंड निकाल सकते हो।
इसीलिए कई बार जब सरकार यहाँ से फंड नहीं निकाल पाती है तो उसको आकस्मिक पैसों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और जो आकस्मिक पैसा होता है वो पैसा कौन देता है? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है वो आकस्मिकता निधि, जो आर्टिकल 267 में मेंशन किया गया है, इसका संरक्षक होता है, ठीक है। तो कंटिजेंसी फंड जो होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट ही इसको यहाँ पर दे सकता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना कि व्यय की पूर्ति करने के लिए, मान लो अगर कोई विधेयक सरकार पारित करा रही थी, बजट पारित करा रही थी, नहीं पारित हो पाया, तो सरकार यहाँ पर कुछ अग्रिम धन ले सकती है जो कि राष्ट्रपति देगा और राष्ट्रपति नियंत्रित यहाँ पर करेगा। मतलब राष्ट्रपति के सलाह पर जो वित्त सचिव होता है वो इसको नियंत्रित प्रॉपर तौर पर यहाँ पर करता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? चलो कुछ पॉइंट यहाँ पर हम लोग और डिस्कस करते हैं। देखो भाई क्या कह रहे हैं यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आप लोगों का, ये सारा टॉपिक तो हो ही गए। ये क्वेश्चन है कि धन विधेयक, ठीक है, जो मनी बिल होता है। देखो मैं दो तीन चीजें और क्लियर करता हूँ। एक होता है मनी बिल, एक होता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल एक बड़ा एरिया है, मतलब अगर मैं बड़े सेट की बात करूँ तो उसमें हम लोग यहाँ पर वित्त विधेयक को रखेंगे। किसको रखेंगे? वित्त विधेयक, मतलब फाइनेंस बिल को रखेंगे, ठीक है, फाइनेंस। और इसका एक छोटा सा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं धन विधेयक या फिर मनी बिल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, जो मनी बिल होता है वो फाइनेंस बिल का प्रकार होता है, लेकिन हर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होती, ठीक है। जैसे एक स्टेटमेंट जनरली एग्जाम में बनकर के आता है कि हर धन विधेयक वित्त विधेयक है, हर मनी बिल फाइनेंस बिल है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हर मनी बिल फाइनेंस बिल होता है, ये स्टेटमेंट सही, लेकिन हर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होता। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। मनी बिल के संदर्भ में आर्टिकल 110 में चीजें बताई गई हैं, ठीक है। 110 के अंतर्गत मनी बिल को परिभाषित किया गया है कि मनी बिल यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। और मनी बिल के संदर्भ में जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 109 में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो प्रोसेस पहले बताया गया, फिर आर्टिकल 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 112 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हम बात करते हैं बजट की, लेकिन ध्यान रखना संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहां पर जो प्रयोग किया गया है उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। इस टर्म का प्रयोग हमने यहाँ पर बजट के स्थान पर किया है। तो बजट शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में कहीं पर भी नहीं है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। अभी रिसेंट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आने वाला है, ठीक है, 22 जुलाई को आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा इस बजट के पूरे टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे और मैं आपको पूरे बजट के संदर्भ में चीजों को पढ़ाऊंगा। यूपी का जो बजट है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, चैनल पर आप लोगों को उसका वीडियो मिल जाएगा। मैं कहूँगा एक बार देख लेना, देख लोगे तो सेंट्रल बजट से हम लोग कनेक्ट करेंगे चीजों को, तो दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर याद आ जाएंगे अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया, मतलब मनी बिल में सम्मिलित नहीं किया गया, किस आधार पर मनी बिल को कहा सकता नहीं कहा सकता है, इसकी बात यहाँ पर कह रहे हैं। कर से संबंधित अगर कोई उपबंध है तो धन विधेयक हम लोग कह सकते हैं, सही बात है। उधार लेने से संबंधित कोई उपबंध है, ठीक है भाई। संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड की अभिरक्षा संबंधित कोई उपबंध है, ठीक है, इसको भी मनी बिल बना सकता है। जुर्माने या अर्थदंड के संदर्भ में, ठीक है, ध्यान रखना जुर्माने या अर्थदंड को मनी बिल का पैरामीटर नहीं माना गया है, तो ये मनी बिल में शामिल आप लोगों का नहीं होता है, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया। फिर क्या कह रहा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? बताओ भाई, कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा के पास यहाँ पर क्या होता है, स्पेशल राइट होता है। राज्यसभा को यहाँ पर सब ऐसे कहते चल चल तुम्हारा काम खत्म हो गया, ठीक है। मनी बिल के संदर्भ में लोकसभा के पास स्पेशल पावर है। आपको पता है कि राष्ट्रपति के परमिशन के पश्चात लोकसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत किया सकता है। लोकसभा जब पास कर देगी राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा चाहे पास करे ना करे 14 दिन के अंदर पास मान लिया जाएगा। अगर राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट बताया भी और लोकसभा ने बिना उस अमेंडमेंट को माने फिर से पारित कर दिया तो दोबारा राज्यसभा के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली क्या होगा, पारित मान लिया जाएगा। तो मनी बिल के संदर्भ में लोकसभा के पास स्पेशल राइट्स हैं। आर्टिकल 110 में इसको डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 109 में इसका प्रोसेस बताया गया है। लोकसभा अध्यक्ष जो होगा वो इसको डिफाइन करेगा कि ये मनी बिल है कि नहीं बिल है। आपको याद होगा आधार वाला जो बिल था उसके संदर्भ में यही दिक्कत हुआ था। तो लोकसभा स्पीकर का जो डिसीजन होता है वो अंतिम डिसीजन होता है, ध्यान रखना। उस डिसीजन पे प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है कि क्यों इसको धन विधेयक कहा गया, क्यों इसको मनी बिल कहा गया, ठीक है। लोकसभा का जो डिसीजन होगा उसका विनिश्चय यहां पर अंतिम होता है, फाइनल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हो? चलो
कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, कह रहा है इन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। धन विधेयक मतलब मनी बिल राज्यसभा में स्थापित कर सकता है, गलत है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से कहीं पर भी रखा था, गलत है। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित नहीं कर सकता है, गलत है। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित कर सकता है, यही कथन यहाँ पर सही है। तो डी विकल्प जो होगा आप लोगों का वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, याद हो गया ना चीजें, क्लियर। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोगों को, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा के द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा के द्वारा संशोधित किया गया हो। मैंने क्या कहा था कि अगर मानो समझो कोई मनी बिल है, उस मनी बिल को लोकसभा ने पारित कर दिया, कहां पर भेजा, राज्यसभा के पास भेजा। अब राज्यसभा के पास दो ही प्रोसेस है यहाँ पर, या तो वो इस विधेयक को पारित करके भेज दे, ठीक है। अगर मानो कहा कि ठीक है भाई राज्यसभा ने डायरेक्टली पारित करके भेज दिया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अगर राज्यसभा ने पारित नहीं किया और उसने कहा कि हम कुछ दिन इसको होल्ड करेंगे, अगर होल्ड करेगी राज्यसभा तो 14 दिन के भीतर अगर नहीं वापस किया लोकसभा के पास तो राज्यसभा से इसको अपने आप पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, मतलब बस वो नाम मात्र के लिए राज्यसभा में गया था, कोई मतलब नहीं था उसका, ये तो राज्यसभा होल्ड नहीं कर सकती है। राज्यसभा अगर कुछ संशोधन कर करके भेजती है, यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट करके भेजती है, तो लोकसभा के पास बस केवल ये है कि या तो उसको सुन ले या तो न सुने। अगर लोकसभा उसको बिना संशोधन के फिर से पारित कर देती है तो राज्यसभा के पास ये दोबारा जाएगा ही नहीं और डायरेक्टली पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए, अस्वीकार भी कर सकती है और पास कर दे तो इसको अपने आप पारित मान लिया जाएगा। राज्यसभा की भूमिका यहाँ पर खत्म हो गई है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो भाई, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विशेष में सम्मिलित नहीं है तो उसे, ध्यान रखना, केवल व्यय शामिल है, केवल व्यय की खर्चे की बात यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब ये फाइनेंस बिल की कैटेगरी में आ गया, मतलब ये वित्त विधेयक की कैटेगरी में आ गया। अब प्रश्न यहाँ पर ये कि ये क्या मनी बिल भी है या नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आर्टिकल 110 110 ये आर्टिकल क्या था, ये मनी बिल को डिफाइन करता था। कि आर्टिकल 110 में जो भी पॉइंट मेंशन किया गया है वो सारे में से कोई भी पॉइंट इस बिल में शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये मनी बिल नहीं है, ये है फाइनेंस बिल, आर्टिकल 117। ठीक है, 17 में दो प्रकार के फाइनेंस बिल बताए गए हैं। ठीक है, तो कोई भी फाइनेंस बिल अगर ये होगा तो राज्यसभा से भी इसको प्रारंभ किया सकता है और लोकसभा से प्रारंभ किया सकता है, मतलब संसद के किसी भी सदन से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। ये है मनी बिल और फाइनेंस बिल का एक बेसिक डिफरेंस। ठीक है ना, चलो। और ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये टॉपिक आपको बुक में पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, बुक में कितना ही पढ़ लोगे। ऐसे जब क्वेश्चन आप लोग टेक्निकल तौर पे देखते हो ना चीजों को, तब याद होता है यार ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में नहीं आया था। ठीक है, ध्यान देना। मैंने डिस्कस किया अभी, अरे कौन सा ऐसा शब्द है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं किया गया, 112 याद है, 112 जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। ये बजट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो मतलब क्या हुआ कि जो प्रश्न था इसका आंसर क्या हो गया, बजट, बजट शब्द का उल्लेख वहां पर नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण जो इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कब, तो भाई हम जब आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करने जा रहे होते हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करते हैं। चलो एक बोनस बाउंसर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बोनस क्या ही कहूं, बाउंसर क्वेश्चन है। ये बताओ आप लोग, इस साल क्या किया गया, इस साल हमने बजट जारी नहीं किया, बजट अभी हम जारी करेंगे जुलाई में। अभी हमने क्या जारी किया था, इंटरिम बजट, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था तो हमने अंतरिम बजट यहाँ पर जारी किया था। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर हम इंटरिम बजट को पारित कर रहे हैं तो क्या इंटरिम बजट से पहले हम इकोनॉमिक सर्वे जारी करेंगे, ये आप लोगों को बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये भी एक अच्छा टॉपिक था, मैंने आप लोगों को बता दिया, ध्यान रखिएगा। अब देखो भाई, लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट की बात कर रहा है कि वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किस चीज की, सार्वजनिक ऋण देने के लिए, नहीं भाई। आरबीआई से धन लेने के लिए, नहीं। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है पता है आप लोगों को, लेखानुदान का मतलब ये होता है कि अगर सरकार कुछ फंड चाहती है तो लेखानुदान के माध्यम से उस फंड को यहाँ पर क्या कर सकती है, ले सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, फंड को ले सकती है। तो लेखानुदान का मतलब यहाँ पर ये होता है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। लेखानुदान क्या होता है, निश्चित अवधि के लिए भारतीय
कंसोलिडेटेड फंड से है ना निकालने के लिए हम ओट एंड अकाउंट का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, लेखा अनुदान का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, बात ध्यान रखें। अब देखो भाई, अगर कोई साधारण वित्तीय विधायन है, वित्तीय प्रोसेस है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोसेस, उसमें क्या क्या चरण, क्या क्या स्टेप यहाँ पर शामिल होंगे। बजट का प्रस्तुतिकरण, सही बात है, बजट सबसे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। बजट पर चर्चा, मतलब प्रथम वाचन हो गया, सेकंड वाचन हो रहा है, बजट पर चर्चा हो रही है, जनरल डिबेट हो रहा है यहाँ पर। फिर विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना विनियोग विधेयक बहुत जरूरी, अगर विनियोग विधेयक पारित न किया जाए, ठीक है, तब हमको लेखानुदान यहाँ पर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? तब हमको लेखानुदान लेना पड़ता है। लेकिन क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है, सामान्य वित्तीय विधान के संदर्भ में लेखानुदान कब लोगे? जब वित्तीय विधेयक पारित न हो तब, तो सामान्य कंडीशन नहीं रह गई, इसलिए लेखानुदान को यहाँ पर हटा दो। बाकी 1 2 3 और ये पांचवा कि फाइनेंशियल बिल को पारित करना, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक सामान्य वित्तीय प्रोसेस को यहाँ पे पूरा कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो मैं फिर समझा रहा हूँ। सबसे पहले बजट प्रस्तुत हुआ, किसी बजट पर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, उस डिबेट के पश्चात यहाँ पर क्या होगा, एक विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा या फिर एक फाइनेंशियल बिल पारित किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक सामान्य वित्तीय प्रोसेस होता है। जब विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, हमको लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट यहाँ पर निकलवाना पड़ता है ताकि हम अपने खर्चे की पूर्ति कर सके। तो वोट ऑन अकाउंट एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, वो एक अलग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो वोट ऑन अकाउंट को यहाँ पर हटा दोगे, 1 2 3 5 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन ये भी था आप लोगों का। ठीक है, अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद में जो विधायन प्रस्ताव है, ठीक है, जो विधायन प्रस्ताव है कि पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक, किस प्रोसेस में राष्ट्रपति की पहले स्वीकृति हमको चाहिए होगी। ठीक है, ध्यान रखना। एक नवीन राज्य के गठन के संबंध में आर्टिकल बताओ, जल्दी से बताओ ये कौन सा आर्टिकल है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित नहीं, तो ठीक है भाई। राज्यों की सीमा में फेरबदल करने संबंधी विधेयक और धन विधेयक, धन विधेयक पर तो भाई राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी है ये। बाकी तीनों चीजें भी चूंकि स्टेट से जुड़ी हुई हैं, सेंट्रल से थोड़ा सा बाहर चली जाती है चीजें, स्टेट के पास चली जाती है, तो स्टेट के संदर्भ में अगर कुछ हम चेंज कर रहे हो तो हमको राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति यहाँ पर लेनी पड़ती है। आर्टिकल 4 याद करो, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या डिस्कस किया था कि आर्टिकल 2 और 3 में जो संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होगा, इसके लिए हमको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। याद है? ये बातें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन चारों ही केस में किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले, किसी बिल को प्रस्तुत करने से पहले हमको राष्ट्रपति की परमिशन यहाँ पर लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति की परमिशन क्या करनी पड़ती है? लेनी पड़ती है। अब देखो भाई, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से, इतने खतरनाक हिंदी दिया है, मतलब मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही। चलो लेकिन समझते हैं, कह रहा किसका यूज, किसका सिग्निफिकेंस सेंट्रल बजट के संदर्भ में किया गया है। ठीक है, देखो सेंट्रल बजट में क्या होता है ना, जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं तो जो विपक्ष होती है, फिर जो पार्टीज होती है, जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, वो कुछ कट मोशन लेकर के आते हैं। कुछ कट मोशन का मतलब क्या होता है? कटौती प्रस्ताव। ठीक है, कुछ कटौती प्रस्ताव लेकर के आते हैं। कटौती प्रस्ताव जनरली 3 प्रकार की होती है, तीनों प्रकार आप लोगों को एक बार समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो, एक जिसको हम लोग कहते हैं नीति कटौती प्रस्ताव, मतलब पॉलिसी कट मोशन कहा जाता है। ठीक है, नीति कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि जो सरकार की पॉलिसी रहती है, जो नीति रहती है, उस नीति को ही हम लोग खारिज कर देते हैं और उस टॉपिक के संदर्भ में, उस विषय के संदर्भ में जितना भी फंड एलोकेट किया जाता है उसको कम करके केवल 1 रुपए यहाँ पर कर दिया जाता है। इसको हम कहते हैं नीति कटौती प्रस्ताव। कई बार प्रश्न ये बन करके भी आएगा कि नीति कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत कितने रुपए की कमी की जाती है, तो पूरा कम करके 1 रुपए कर दिया जाता है केवल। ठीक है, सेकंड, इसको हम कहते हैं इकोनॉमी कट या फिर आर्थिक कटौती। इकोनॉमी कटौती का मतलब क्या होता है? एक निश्चित राशि तक, मतलब बहुत पूरा कम नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट, भाई कि ठीक है बहुत ज्यादा आपने ये बिल बनाया हुआ था, इसको कम करके 1000 करोड़ था, उसको हमने कम करके 500 करोड़ कर दिया। ठीक है, तो इकोनॉमिक कटौती मतलब आर्थिक कटौती इस प्रकार से होती है। अगली एक कटौती होती है, इसको हम कहते हैं कट मोशन। उसमें होता है आप लोगों का सांकेतिक कटौती, मतलब टोकन कट मोशन इसको कहा जाता है। ठीक है, टोकन मोशन कहा जाता है, सांकेतिक कटौती मोशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग कि किसी एक पॉलिसी के संदर्भ में केवल उसके प्रति विरोध दर्ज कराने के लिए हम लोग उसके टोटल फंड में से 100 रुपए की कटौती, सांकेतिक कटौती, केवल 100 रुपए की कटौती यहां पर करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो कटौती प्रस्ताव है, जो कट मोशन है, ठीक है, पॉलिसी कटौती प्रस्ताव, इकोनॉमी कटौती प्रस्ताव और आपका टोकन कटौती प्रस्ताव, ये तीनों कटौती प्रस्ताव ध्यान रखना। तीनों का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि क्या क्या चीजें होती है। एक में कम करके 1 ही रुपए कर दिया जाता है, एक में सिग्निफिकेंट अमाउंट कम किया जाता है और एक में केवल 100 रुपए कम किया, ताकि हम केवल एक टोकन दर्शा रहे हैं, एक सांकेतिक तौर पे कर रहे हैं काम,
ठीक है। अब देखो हमने कुछ कटौती यहाँ पर करा दिया है, ठीक है, मेरी भूमिका पूरी हो गई। मेरा भूमिका यही था कि सरकार को रोकना है, परेशान करना है, तो मैंने 100 रुपये कम करके अपना काम यहाँ पर पूरा कर दिया, ठीक है। ये एक तरीके से आप याद करने का तरीका ऐसे बना सकते हो। अब समझो भाई, तो कह रहा है कि कौन सा बजट का पार्ट है, तो भाई कटौती प्रस्ताव बजट के संदर्भ में ही होता है, बातें बहुत क्लियर थी, ठीक है। अगला देखो, वही फिर से कह रहा है नीति निर्बोधन प्रस्ताव मतलब पॉलिसी कट मोशंस, इकोनॉमिक मितव्ययिता प्रस्ताव मतलब आर्थिक कटौती प्रस्ताव, फिर मितव्ययिता प्रस्ताव, ठीक है, इकोनॉमिक कट मोशन की बात कर रहा है। सांकेतिक प्रस्ताव मतलब टोकन मोशन, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। और लास्ट कह रहा है वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, लेखानुदान। तो सबसे पहले वोट ऑन अकाउंट देखते क्या दे रहा है, कह रहा है वोट ऑन अकाउंट को समझा रहा है कि बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। ध्यान रखना, लेखानुदान तब पारित किया जाता है जब हमारा विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में केवल अग्रिम कुछ समय के लिए इमरजेंसी के तौर पर फंडिंग दी जाती है। ध्यान रखिएगा, केवल इमरजेंसी के तौर पर ये फंडिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित नहीं होता है कभी भी, ये केवल कुछ समय के लिए पारित किया जाता है। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव क्या होता है, बजट की मांग 100 रुपये कम कर दी जाती है। वित्त व्यवस्था प्रस्ताव एक निर्दिष्ट राशि कम की जाती है। नीति निर्बोधन प्रस्ताव क्या होता है कि बजट की मांग हटा करके 1 रुपये ही कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट ध्यान रखना, विकल्प यहाँ पर गलत था तो हमने डिस्कस इसको यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब देखो भाई, ध्यानाकर्षण सूचना की बात कर रहा है, ठीक है। ध्यानाकर्षण मतलब क्या हो गया, अटेंशन मोशन की बात कर रहा है भाई। देखो ध्यानाकर्षण करना चाह रहा है, ठीक है, कि अटेंशन मोशन के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित कर दिया है। अटेंशन मोशन देखो भारत का क्या है ना, ये भी आधुनिक संसदीय प्रक्रिया का एक नवाचार है, एक देन है, नवीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पहले नहीं था, अभी आ गया। तो जब ये आया है तो इसने किस चीज के, किस कॉन्सेप्ट को कम कर दिया। पहले क्या था भाई, पहले हम किसी मुद्दे पर डिस्कशन करना चाहता था तो हम स्थगन प्रस्ताव लेकर के आते थे, भाई सब मुद्दा रोको, हम डिस्कशन करेंगे फिर आप जाना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। लेकिन अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ गया, इसका मतलब क्या है कि अब अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर हमको तत्काल तौर पर डिसीजन लेना है, तत्काल तौर पर बातचीत करनी है, हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे, चीजों को डिस्कस करें, खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अटेंशन मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेना एक बार आप लोग। फिर कह रहा है कि संसद जो पार्लियामेंट है किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव, सही बात है भाई। प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अनुपूरक प्रश्न देखो क्या होता है ना, मैं आपको समझाता हूँ। प्रश्न काल में जो लोकसभा का पहला घंटा होता है और राज्यसभा में जो दूसरा घंटा होता है, ठीक है, हमने डिस्कस किया था अभी इस टॉपिक को, ठीक है। तो जो विपक्ष होता है या फिर जो मेंबर्स होते हैं वो मंत्रियों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। उन प्रश्नों को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक जिसको हम लोग कहते हैं तारांकित प्रश्न, ध्यान रखिएगा, तारांकित प्रश्न। दूसरा हम लोग कहते हैं अतारांकित प्रश्न और तीसरा कहते हैं अल्प सूचना के प्रश्न। जो तारांकित प्रश्न होते हैं ना, जो तारांकित प्रश्न होते हैं उसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। और जब किसी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाएगा तो उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की परमिशन होती है। लेकिन जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उनका उत्तर हमको लिखित फॉर्मेट में देना रहता है। जब मंत्री लिखित फॉर्मेट में आंसर देता है ना तो आप उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रश्न काल में ये अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो कॉन्सेप्ट है वो तारांकित प्रश्न के संदर्भ में ही है। तारांकित प्रश्न रहेगा, मौखिक उत्तर मिलेगा, तो हम अनुपूरक प्रश्न तुरंत उससे पूछ लेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट क्या है कि मंत्री परिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखने का एक कॉन्सेप्ट होता है। हम मंत्री परिषद से प्रश्न पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ पर एक अच्छी बात, ठीक है। क्लियर हो गया ना भाई कि लोकसभा में, राज्यसभा में क्या चीजें कैसे होती हैं, क्या वर्क होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बुक से पढ़ने जाओगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। अब देखो भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर्स का टॉपिक था उस समय का, छोड़ दो। अगला क्या कह रहा है कि ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है पर देख लेते हैं। कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और बताएं कि कौन सा कथन इसमें सही है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, सबको पता है, 6 फंडामेंटल आइटम बचे हैं। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, ध्यान रखना, फाइनेंस बिल की बात हो रही है, मनी बिल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो वित्तीय बिल को रोक सकती है, सही बात है भाई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा गया था, तो समझ आ रहा है ये गलत है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में हमने 3 शब्द जोड़ा था, एक था पंथ निरपेक्ष, एक था समाजवादी मतलब सेकुलर, और दूसरा था अखंडता, ठीक है। ये 3 टर्म हमने 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसमें जोड़ा था।
लोकतांत्रिक शब्द हमारे मूल संविधान में दिया गया था, ये बात ध्यान रखना, ये गलती मत करना, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करो, दो ऑप्शन गए आपके बच्चे, एक और दो या फिर एक और चार, ठीक है। दूसरा सही आपको पहले ही पता है, एक और दो सही हो गया, बात खत्म। चौथा देख लो क्या दिया था कि संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था के द्वारा सुलझाया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था यहाँ पर कुछ नहीं होती है, ठीक है। अगर हमको किसी मुद्दे को सुलझाना होगा तो लोकसभा की अध्यक्ष नहीं बल्कि संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट होता है। और ध्यान रखना, ठीक है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका केवल और केवल उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की होती है। क्लियर हो गया? अब देखो, भारतीय संसद की संप्रभुता सॉवरेनिटी प्रतिबंधित है, लिमिटेड है, किसके द्वारा? न्यायिक समीक्षा के द्वारा, ठीक है। जुडिशरी जो रिव्यू होता है, न्यायिक समीक्षा होती है, उसके माध्यम से पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है पर नियंत्रण लगाया जाता है। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का था, इसको इग्नोर कर दो। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में स्पीकर चुना गया था, ठीक है। याद है आप लोगों को? विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए थे। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब समझो, यहाँ पर आपका ये पूरा पोर्शन जो था ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझेंगे हम लोग। वो टॉपिक है आप लोगों का संसदीय समितियों के संदर्भ में, पार्लियामेंट्री कमिटीज के संदर्भ में। देखो, संसदीय समितियां क्या होती है ना, कि जो संसद है हमारे पास, संसद एक बहुत भारी भरकम और बहुत बोझिल प्रक्रिया को फॉलो करती है, ठीक है। और वहां पर जो लोग हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, देखो किसी को बुरा नहीं कहना, बट जो लोग हैं उनके पास विशेषज्ञता का अभाव है किसी टॉपिक के संदर्भ में। जैसे मानो अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा है, आधे लोगों को पता ही नहीं है क्या होता है, ठीक है। तो क्या डिस्कशन करेंगे? तो इस संदर्भ में ऐसे मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि उनके पास ना तो इतनी विशेषज्ञता है और ना ही इतना समय है कि वो किसी एक मुद्दे पर लगातार डिस्कशन कर सके, ठीक है। तो इस वजह से पार्लियामेंट्री कमिटीज जैसे कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्ट किया। पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, ध्यान ये रखिएगा। एक जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी, मतलब स्थायी समिति कहते हैं। दूसरी होती है एडॉक कमेटी, जिसको हम कहते हैं तदर्थ कमेटी, ठीक है, तदर्थ कमेटी। स्थायी कमेटी का मतलब ये होता है कि वो हमेशा बनी रहती है, हर साल उनका निर्माण होता है, हर साल उसके चुने जाते हैं, अपना प्रोसेस वो फॉलो करते रहते हैं। तदर्थ कमेटी क्या होती है? किसी एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के लिए उसका निर्माण किया जाएगा। जैसे मानो कोई 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, सरकार संसद को जांच करनी है, तो संसद ने तदर्थ समिति एडॉक कमेटी का एक निर्माण किया और वो उस पूरे प्रोसेस की जांच करेगी, ठीक है। तो तदर्थ कमेटी, एडॉक कमेटी यहाँ पर ये होती है। स्टैंडिंग कमेटी मतलब परमानेंट कमेटी होती है, स्थायी कमेटी होती है। इसमें बहुत सारी समितियां हैं, आपको केवल 3 समितियां पढ़नी है, ठीक है। उन 3 समितियों को जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग कहते हैं फाइनेंस कमेटी, ध्यान रखना। फाइनेंस मतलब वित्तीय समितियां कहा जाता है, ठीक है। इन वित्तीय समितियों में 3 प्रकार की वित्तीय समिति हैं जो कि आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जो स्टैंडिंग कमिटीज है वो बहुत सारे प्रकार की है, उसका एक प्रकार है फाइनेंस कमिटी, मतलब वित्तीय समितियां। उन वित्तीय समितियों के 3 पार्ट हैं, वो तीनों पार्ट आप ध्यान से समझना। एक पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं लोक लेखा समिति, मतलब पब्लिक अकाउंट कमिटी। दूसरा प्राक्कलन समिति, मतलब एस्टिमेट कमिटी। और तीसरा इसको हम लोग कहते हैं सरकारी उपक्रम कमेटी, मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये 3 फाइनेंस कमिटीज आपको देखने को मिलेंगी संविधान के अंतर्गत, ठीक है। अब असली प्रोविजन यहां पर समझो। जो लोक लेखा समिति है इसमें 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से, टोटल कितने मेंबर हो गए? 22 मेंबर हो गए। याद रहेगा? 15 + 7 22। नहीं याद होगा तो मैं याद कराऊंगा अभी। देखो, एस्टिमेट कमेटी टोटल मेंबर होते हैं 30 लोकसभा से, और राज्यसभा से कितने होते हैं? 0 0, ध्यान रखना। राज्यसभा से यहाँ पर 0 मेंबर होते हैं, ठीक है। अंडा वाले मेंबर यहाँ पर राज्यसभा से होते हैं, और 30 मेंबर आपके एस्टिमेट कमेटी में लोकसभा से होते हैं। बचा आपका एक पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इस कमेटी में फिर वही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, 15 मेंबर आपके लोकसभा से और राज्यसभा से आपके 7 मेंबर, ठीक है, टोटल 22 मेंबर। अब आपको बस एक चीज याद करनी है, फाइनेंस कमेटी कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इन दोनों में एस्टिमेट कमेटी को बाहर कर दो, प्राक्कलन समिति को बाहर कर दो, तो बाकी दोनों में 15 + 7 मेंबर है, 22 टोटल मेंबर है। और सबसे अधिक जो मेंबर्स पाए जाते हैं कमिटीज के अंतर्गत, पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंतर्गत, वो एस्टिमेट कमेटी होती है। यहाँ पर टोटल 30 मेंबर होते हैं जो कि केवल और केवल लोकसभा के शामिल होते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें समझना। इन तीनों कमेटी का जो अध्यक्ष होता है, इन तीनों कमेटी का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। इन तीनों के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है
वो लोकसभा का स्पीकर करता है। भाई एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा है ही नहीं, तो वो तो यहाँ पर आएगी क्या। बाकी बची लोक लेखा कमेटी और सरकारी उपक्रम कमेटी। इन दोनों कमेटियों में जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा चुना जाएगा। कोई निर्वाचन नहीं होगा, बस लोकसभा स्पीकर चुन देता उनके मेंबर्स में से। ठीक है, बात क्लियर हुआ। अब एक बात यहाँ पर और समझो, जनरली ये परंपरा बनी हुई है। परंपरा ये है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होगा, इसका जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, विपक्ष से किसी को चुना जाएगा। देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जो भी विनियोग लेखा सरकार का यहाँ पर जारी होता है या फिर जो भी कैग की रिपोर्ट होती है, उन रिपोर्ट की जांच कौन करता है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। ठीक है, इस पर्पज से क्या होता है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के किसी विपक्ष के मेंबर को यहाँ पर बनाया जाता है, किसके द्वारा, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। ठीक है, तो इतनी बातें याद रहेंगी। तीन बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। पार्लियामेंट्री कमिटीज के संदर्भ में मैंने आप लोगों को दो बातें बताई। पहले एक, ये दो प्रकार की होती है, एक स्टैंडिंग एक एडॉक। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो बहुत सारे प्रकार की होती है। उसका एक प्रकार होता है फाइनेंस कमेटी, मतलब वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी, फिर एक एस्टिमेट कमेटी और एक पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ठीक है, इन तीनों मेंबर का जो अध्यक्ष, इन तीनों कमेटियों का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के किसी मेंबर को बनाया जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15+7 मेंबर होते हैं। सरकारी उपक्रम कमेटी में 15+7 मेंबर होते हैं। सबसे अधिक मेंबर होते हैं प्राक्कलन कमेटी में, एस्टिमेट कमेटी में, जिसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गया ना। इतने ही टॉपिक आपको यहाँ पर तैयार करने थे इस पूरे टॉपिक के संदर्भ में। अब इसी पर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन लग जाए। देखो भाई कैसे, मैंने आपको पहले सब कुछ डिस्कस कर दिया, अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। समझते हैं। कह रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है, एस्टिमेट कमेटी। टोटल 30 मेंबर, 30 मेंबर लोकसभा से, 0 मेंबर राज्यसभा से। हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखो, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को, मतलब यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रहा है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के किस अनुपात में सेलेक्ट किया जाता है। ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज होती है, ठीक है, कौन सी स्टैंडिंग कमेटी आपने पढ़ी, आपने पढ़ा यहाँ पर फाइनेंस कमेटी के बारे में, जो कि 3 प्रकार की थी। याद है, पब्लिक अकाउंट, ठीक है, एस्टिमेट और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। कह रहा है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा का रेशियो क्या होता है। देखो भाई हमने 3 कमेटी पढ़ा था, एक में 15+7 था, मतलब यहाँ पर क्या रेशियो हो गया, ये आपका रेशियो होगा 2:1 का। ठीक है, फिर आप देखो आपने एक पढ़ा था 15+7 पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, उसमें भी क्या रेशियो हो गया 2:1। एक आपने पढ़ा था 30 और 0। ठीक है, इसमें तो रेशियो भी गड़बड़ है, राज्यसभा का मेंबर ही नहीं है। तो हम सामान्य तौर पर अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, सामान्य तौर पर बात कर रहा है। ठीक है, सामान्य तौर पर लोकसभा से 2 मेंबर और राज्यसभा से 1 मेंबर होते हैं, इसी अनुपात में 15:7 में। याद आ रहा है, यहाँ पर एक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पूछ रहा है, ये सामान्य कंडीशन में पूछ रहा है कि केवल स्टैंडिंग कमेटी यही 3 तो है नहीं, क्लब स्टैंडिंग कमेटी होती है। उन सब कमेटीज को अगर हम मिला लें तो सब में लोकसभा और राज्यसभा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2:1 के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझो भाई, जो सबसे पहली एस्टिमेट कमेटी बनाई गई थी वो 90 भारत में, मतलब आजाद भारत में सबसे पहली एस्टिमेट कमेटी जो बनी थी वो 1950 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉन मथाई, जॉन मथाई के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कई बार। ठीक है, अब देखो, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है किसको, तो ये रिपोर्ट हम देते हैं लोकसभा में। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है ये क्या करती है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, उन पर नियंत्रण रखती है। 15+7 मेंबर होते हैं और ये अपनी जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट क्या करती है, लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। ये बात ध्यान रखना, और लोकसभा का स्पीकर उस रिपोर्ट को लोकसभा में प्रस्तुत करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो भाई, फिर कह रहा है मिलाने को कि लोक लेखा कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी कैसी कमेटी, एक स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी एक स्टैंडिंग कमेटी है, ये बात तुमको पता है। चलो और देखते हैं भाई, अभी क्यों, क्योंकि देखो स्टैंडिंग कमेटी का भी ऑप्शन है और फाइनेंस कमेटी का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक कह रहा है स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति। अब समझो, ये जो कमेटी है, इस कमेटी का पर्पस क्या है, स्टॉक बाजार में कोई स्कैम हुआ है उसकी जांच करना। मतलब एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पर एक हमने कमेटी का निर्माण किया, मतलब वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं होगी, वो होगी एडॉक कमेटी, मतलब तदर्थ समिति। ठीक है, तो सी को 1 से मिला दो, बस सी को 1 से मिला दो, आपके पास सामने 2 विकल्प आ गया। अब आपको पता है कि लोक लेखा कमेटी क्या होती है, फाइनेंस कमेटी भी होती है। ठीक है, तो ए को 3 से मिला दो, आंसर यहाँ पर आप लोगों का इजिली आ जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर आप लोगों का इजिली आ जाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब समझो भाई,
देखिए राज्यसभा के मेंबर को किसमें शामिल नहीं किया जाता है, एस्टिमेट कमेटी में। प्राक्कलन कमेटी में जो होते हैं इसके मेंबर शामिल नहीं होते। यहाँ पर 30+0 मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा का रेशियो ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां, 3 वित्तीय समितियां हैं हमारे पास, पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेट और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, तीनों ही कमेटी का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, हमने सारे टॉपिक से डिस्कस कर लिए एक तरीके से। ठीक है, यार कैग की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। ठीक है, लोक उपक्रम समिति, अच्छा पब्लिक, अच्छा देखो हाँ, कैग जो होता है ना, कैग 2 प्रकार की रिपोर्ट देता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी देता है और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम होते हैं उनके संदर्भ में भी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के संदर्भ में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसकी जांच पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी करती है और जो पब्लिक अकाउंट की जो जांच होती है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी यहाँ पर करती है। ठीक है, तो ये दोनों ही इसका यहाँ पर सही आंसर होगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में ही आयोग ने पूछा था, कंफ्यूजिंग हो गया था क्वेश्चन क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर 2 आंसर टिक हो रहे थे। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान रखना है। अब अगर जनरल ये क्वेश्चन पूछ ही दे तो आपको लोक लेखा समिति यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, इतना सोचना नहीं है क्योंकि लोक लेखा कमेटी इसका क्या होगा, रियल आंसर यहाँ पर यही होता है। ठीक है, लोक उपक्रम कमेटी भी है, बट आप अगर एक ही सेलेक्ट करना हो बेस्ट ऑप्शन तो आप सी सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये अब ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो कोई मतलब नहीं है, 2012 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये भी आपका 2010 का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए अभी आपका ये जो पूरा टॉपिक था वो पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चीजें समझ में आई हैं। देखो हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि जो नई पार्लियामेंट है उसके संदर्भ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो बिजनेस प्रोसेस और जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है पार्लियामेंट का उसको हमने समझने का प्रयास किया। और हमने यहाँ पर क्या समझा कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं वो किस प्रकार की होती है, कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए। तो एक तरीके से पूरा टॉपिक यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप ये जो 15,000 MCQ की आपकी पूरी सीरीज चल रही है आपको बहुत हेल्प कर रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखो इसको करने का एक सिंपल प्रोसेस ये है कि जो क्लास आप लोग कर रहे हो क्लास अच्छे से करो। जैसे मानो आज आपने ये पूरे टॉपिक की क्लास किया, अब आज रात में आप बैठो बेड पर सोने जाने से पहले। ठीक है, और ये जो सेम टॉपिक हमने डिस्कस किया करीब 40-50 60 क्वेश्चन में डिस्कस किया आज, इन 50-60 क्वेश्चन को उस बुक से, ये जो आपकी जो बुक जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं रेफरेंस के तौर पर, इस बुक से ये सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो और देखो कि क्लास करने के बाद आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर कितनी जा रही है। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी होगा और चीजें अच्छे से तैयार भी होंगी। तो ये प्रोसेस फॉलो करो। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो, लाइक कर दो, हम लोग के लिए बढ़िया यहाँ पर होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।